हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो भाई एक बार चेक करके बता दो कि ऑडियो वीडियो जो है वो सभी को क्लियर है या नहीं है। चेक इट वंस। ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी। एक चेक पॉइंट एल्गोरिथम हम लोगों को डिस्कस करना था ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी टॉपिक के अंदर, और बाकी जो थे पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे, जो हमारी वर्कबुक के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों को क्या करने थे, डिस्कस करने थे। ठीक है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो टेलीग्राम पे एंड अदर लोकेशन पे कि जो क्लास स्टार्ट हो चुका है। सो ऑल ऑफ यू कम लाइव। देखिए ना, all of you can see here the question number 1, that is consider a schedule of a transaction ti and t2, t1 and t2। आपको एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन t1 एंड t2 है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी नीड टू चेक दैट कि ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल है, ठीक है, ये इनमें से किसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। वी नीड टू चेक दैट थिंग कि इन चारों में से किसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आर देयर, आउट ऑफ देम वी नीड टू चेक दैट कि ये किसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहेंगे कि जिसका प्रेसिडेंस ग्राफ, इस पर्टिकुलर का जो प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा, इन चारों में से जिसके प्रेसिडेंस ग्राफ के सेम होगा, सिमिलर होगा, ये उसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो शेड्यूल दिया है उसका अगर प्रेसिडेंस ग्राफ देखें तो देयर इज अ ट्रांजैक्शन t1 एंड अनदर ट्रांजैक्शन t2। अब देखिए, ये ट्रांजैक्शन t1 रीड ए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब एज कब बनेगी ए के लिए, जब t2 कहीं पे भी राइटिंग कर रहा हो ए पे, बट t2 कहीं पे भी ए पे राइटिंग नहीं कर रहा, तो उसके लिए कोई एज नहीं होगी। नाउ यू कैन सी हियर, यहां पे t2 जो है वो रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बी पे, और उसके बाद t1 परफॉर्म कर रहा है। सो व्हाट वी कैन से, देयर इज अ एज फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 बेटा एक एज है, और किस डेटा आइटम के लिए है, ये बी के लिए है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे रीड सी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ये रीड सी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद यहां राइट सी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो देयर इज अ एज फ्रॉम 1 to 2। सो 1 से 2 पे बेटा यहां पे क्या होगी, एक एज होगी फॉर अ डेटा आइटम सी। तो सी डेटा आइटम के लिए यहां पे एक एज आ जाएगी आपकी। ठीक है, now see, after that we can see here there is a reading operation by transaction t2, and then ये क्या कर रहा है, राइट ऑपरेशन कर रहा है। so there is a age from 2 to 1। so 2 से 1 एक एज और है बेटा, and that is for the data item d। तो ये हम लोगों का प्रेसिडेंस ग्राफ बन रहा है इस शेड्यूल के लिए। अब आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली सेम प्रेसिडेंस ग्राफ किस ऑप्शन से बनता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को लेके देखते हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन से बनता है तो फर्स्ट इज अवर आंसर, फर्स्ट से नहीं बनता है तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन चेक करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ रीड बी ऑपरेशन परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t2, उसके बाद यहाँ पे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से, देयर इज एज फ्रॉम 2 to 1। सो 2 से 1 के लिए एक एज है बी के लिए। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ डेटा आइटम डी, ये रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद फर्स्ट वाला क्या कर रहा है बेटा, उस पर राइटिंग कर रहा है। सो देयर इज अ एज फ्रॉम 2 to 1 फॉर डी, 2 से 1 डी के लिए एज है। ठीक है, नाउ देयर इज अ रीडिंग ए ऑपरेशन, बट t2 कहीं पे भी ए के ऊपर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसके लिए कोई एज नहीं होगा, नाउ देयर इज अ रीड सी बाय ट्रांजैक्शन t1, और उसके बाद बेटा यहां पे क्या हो रहा है, राइट सी हो रहा है। दैट मींस देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। तो भाई 1 से 2 पे क्या होगा, एक एज होगा, 1 से 2 के लिए एक एज होगा, एंड दैट इज फॉर द डेटा आइटम सी। सो व्हाट वी कैन सी हियर, यस दिस ग्राफ एंड दैट ग्राफ, दे बोथ आर लुक लाइक सेम, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। सो व्हाट वी कैन से दैट योर करेक्ट आंसर इज ए। तो भाई ए ऑप्शन आ गया, सो नो नीड टू चेक फॉर द अदर ऑप्शंस। अगर ये नहीं होता इसके इक्विवेलेंट, तो फिर बी सी डी के लिए भी हम लोग क्या कर लेते, चेक कर लेते। क्लियर है? तो सिंपल सा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आता है, ग्राफ आपका एग्जैक्टली सेम बनना चाहिए, प्रेसिडेंस ग्राफ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एजेस जो है, जैसे यहाँ पे एक एज बी सी डी के लिए है, सिमिलर देयर शुड बी एज फॉर बी सी डी, लाइक दैट। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी को? रिप्लाई 1 इज क्लियर टू ऑल और नॉट? सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सिंपल क्वेश्चन था।
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि थॉमस राइट रूल या टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल से कितना किस लेवल का क्वेश्चन बनता है, सो दैट वुड बी द लेवल। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल जनरेट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट आर रिकवरेबल। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जब स्ट्रिक्ट लग गया मतलब कि रिकवरी की बात हो रही है और 2PL जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो देता ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल विद थॉमस राइट रूल कैन जनरेट व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो यही तो पॉइंट था, यही तो रीजन था थॉमस राइट रूल को यूज करने का कि ये कुछ ऐसे शेड्यूल्स को अलाउ कर देता है जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है बट वो व्यू सीरियलाइजेबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ऑल्सो ट्रू। सो व्हाट वी कैन से सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ सी हियर द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग यहां पे बात करें, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से दिया हुआ है। इन अ डेटाबेस सिस्टम unique time stamp are assigned to each transaction using Lambert logical clock, है ना, एक लॉजिकल क्लॉक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टाइम स्टैम्प असाइन कर रहे हैं हर ट्रांजेक्शन को। सो लेट TS-T1 एंड TS-T2 बी द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन से हमारे पास, हमने दोनों ट्रांजेक्शन की क्या ले रखे हैं बेटा, टाइम स्टैम्प ले रखे हैं। सो टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन T1, और जो T2 है दैट इज अ टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन T2। ये किसका टाइम स्टैम्प है, ट्रांजेक्शन T2 का। नाउ बिसाइड T1 होल्ड अ लॉक ऑन अ रिसोर्स R। ट्रांजेक्शन T1 ने क्या कर रखा है, किसी रिसोर्स R के ऊपर लॉक अप्लाई कर रखा है ना, इट होल्ड अ लॉक ओवर द रिसोर्स R। ठीक है, T2 हैज अ रिक्वेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक ऑन द सेम रिसोर्स। T2 को क्या करना है भैया, T2 ने क्या किया, इसी के ऊपर वो क्या करना चाहता है, लॉक अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डेडलॉक इन द डेटाबेस सिस्टम एज्यूमिंग दैट द किल्ड ट्रांजैक्शन इज रीस्टार्टेड विद द सेम टाइम स्टैम्प। तो अब उसने क्या किया, यहां पे डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए ये एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि ट्रांजैक्शन T1 ने किसी डेटा आइटम के ऊपर या किसी रिसोर्स के ऊपर लॉक अप्लाई कर रखा है ना, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ यहां लिखा हुआ है, बस हमें अप्लाई करना है। किसी ट्रांजैक्शन ने किसी रिसोर्सेस के ऊपर लॉक अप्लाई किया हुआ है, T1 ने लॉक अप्लाई किया हुआ है रिसोर्स R के ऊपर। T2 क्या चाहता है बेटा, T2 इसको क्या चाहता है, लॉक करना चाहता है। ठीक है, सो T2 हैज अ रिक्वेस्टिंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक, मतलब हो सकता है कि इसने एक्सक्लूसिव लगाया है तो ये भी एक्सक्लूसिव लगाना चाहता है, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक। तो हमें परमिशन देनी है या नहीं देनी, तो वो इस एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर ट्रांजैक्शन T2 का जो टाइम स्टैम्प है वो T1 के टाइम स्टैम्प से क्या है, कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज T2 का टाइम स्टैम्प 2 है और T1 का टाइम स्टैम्प 4 है। सो टेल मी विच ट्रांजैक्शन इज यंगर ट्रांजैक्शन, तो विच ट्रांजैक्शन इज यंगर ट्रांजैक्शन, सो T1 इज यंगर। अगर ऐसा है तो T1 को हम क्या कहेंगे, यंगर, और T2 को हम क्या कहेंगे, ओल्डर ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि यंगर ट्रांजैक्शन ने क्या किया हुआ है, लॉक अप्लाई कर रखा है रिसोर्स R के ऊपर। तो यंगर ट्रांजैक्शन ने रिसोर्स R पे लॉक लगाया है। ठीक है, यंगर ट्रांजैक्शन ने रिसोर्स R पे लॉक लगाया है और जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है। अगर ऐसा होता है तो आपको ट्रांजैक्शन T1 को क्या कर देना है, किल कर देना है। मतलब कि ये जो यंगर ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको किल कर देंगे। मतलब किल करने का मतलब क्या हुआ, हम खुद उस ट्रांजैक्शन को बंद कर देंगे। और जो भी किल्ड ट्रांजैक्शन है वो रीस्टार्ट होंगे विद द सेम टाइम स्टैम्प, मतलब कुछ समय के बाद वो फिर से क्या होंगे, रीस्टार्ट होंगे। सो दिस ट्रांजैक्शंस आर रीस्टार्ट विद द सेम टाइम स्टैम्प। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर
ये ओल्डर ट्रांजेक्शन है और रिक्वेस्ट जो कर रहा है वो न्यूयर ट्रांजेक्शन है, यंगर ट्रांजेक्शन है, तो फिर न्यू वाले को बेटा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, है ना। तो 2 पॉइंट है कि अगर रिक्वेस्ट करने वाला यंगर है, रिक्वेस्ट करने वाला यंगर है तो वो वेट करेगा, और रिक्वेस्ट करने वाला ओल्डर है तो हम T1 को, यंगर ट्रांजेक्शन को किल कर देंगे। ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम इसने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। एज्यूम एनी ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट किल्ड, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो किल नहीं हो रहे हैं, मतलब जो किसमें है, वेटिंग स्टेट में है। देयर आर सम ट्रांजेक्शंस दे आर इन अ वेटिंग स्टेट, मतलब वो किल नहीं हुए, दे आर इन अ वेटिंग स्टेट। सो नॉट किल्ड टर्मिनेट इवेंचुअली, भैया वो टर्मिनेट हो जाएंगे, वो खुद ही टर्मिनेट हो जाएंगे आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम। Which of the following statement is true about the database system that prevent the deadlock? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, विद द हेल्प ऑफ दैट, देखिए हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को डिजाइन किया किसके लिए, डेडलॉक से प्रिवेंशन करने के लिए। तो आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक फ्री होगा, बिल्कुल डेडलॉक फ्री होगा। क्यों? क्योंकि डेडलॉक आने के चांसेस ही नहीं है ना। अगर कोई नया ट्रांजेक्शन आया, अगर कोई नया ट्रांजेक्शन आया तो उस ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग या तो जो एग्जिस्टिंग रनिंग ट्रांजेक्शन है, या तो हम उसको किल कर देंगे, उसको किल किया तो रिसोर्सेस किसको मिल जाएंगे, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था उसको मिल जाएंगे। और अगर हमने उसको किल नहीं किया और हमने बोला कि यार जो ट्रांजेक्शन T2 है उसको वेट करवा दो, तो T1 मतलब ऑलरेडी क्या है, चल ही रहा है, मतलब कि डेडलॉक के तो चांसेस कभी भी नहीं है, डेडलॉक फ्री तो हमारा सिस्टम है। अब पॉइंट आता है कि क्या ये स्टारवेशन फ्री है या ये स्टारवेशन फ्री नहीं है। तो एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये एल्गोरिथम है और इसमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हियर व्हाट वी कैन से बेटा कि अगर T1 किल होता है तो T1 क्या होगा, रीस्टार्ट होगा विद द सेम टाइम स्टेम, मतलब वो फिर से चालू होगा, ठीक है। अगर T1 किल नहीं होता है और T2 वेट करता है तो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि अगर जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन है जो किल नहीं हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, आपके टर्मिनेट होंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होगा जो लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कहां पे चले जाएगा, वेटिंग स्टेट में चले जाएगा। सो व्हाट वी कैन से हियर कि आपका जो सिस्टम है ना वो डेडलॉक फ्री भी है एंड देयर इज नो स्टारवेशन, देयर इज नो स्टारवेशन, सो स्टारवेशन फ्री भी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि नॉट स्टारवेशन, नॉट स्टार पीछे फ्री लिखा है ना, तो स्टारवेशन फ्री तो पहला ऑप्शन हम टिक करेंगे। हाँ, अगर सिर्फ लिखता कि स्टारवेशन या नॉट स्टारवेशन तो फिर नॉट स्टारवेशन पे जाते हैं। तो स्टारवेशन फ्री लिखा है बेटा, सो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज ए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। सो ये सिस्टम इज फ्री फ्रॉम डेडलॉक एज वेल एज फ्री फ्रॉम स्टारवेशन, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एक वेट एंड डाई एंड वाउंड वेट स्कीम होती है ना, वेट एंड डाई एंड वाउंड वेट डेडलॉक प्रिवेंट करने की, तो ये वाउंड वेट स्कीम है, वाउंड वेट स्कीम है, ठीक है। सो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक होता है वेट एंड डाई एंड वाउंड वेट, तो ये उसका कॉन्सेप्ट लेके आया। हालांकि इसने कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहां पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्वेश्चन आता तो कैसा था कि इफ यू आर यूजिंग वेट एंड डाई स्कीम या वाउंड वेट स्कीम, तो उसी तरीके से ये वाउंड वेट स्कीम है। हाँ बेटा, क्वेश्चंस देखो मैंने आपको कहा है, क्वेश्चन मैंने कहा है कि भाई जो क्वेश्चंस है ना वो यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्यों है उसका रीजन मैं बताऊंगा। क्योंकि इसने क्या पूछ लिया बेटा, इसने क्या पूछ लिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर देयर, है ना। नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कितने होंगे ये पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, यहां ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब यहां कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, जितने भी फिक्स्ड फॉर्मूले थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो लॉजिक कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो सीखना यहां पे है हमें, ठीक है। कमिट स्टेटमेंट मैटर इन चेकिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। बेटा कमिट स्टेट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हमें चेक करना है ना, तो उसमें कमिट मैटर नहीं करता, उसमें हमारे ऑर्डर मैटर करता है। किसका ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर ऑफ रीड राइट, जो प्रेसिडेंस ग्राफ है ना। देखिए प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने में कहीं पे भी कमिट की तो बात हमने की ही नहीं ना, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के लिए हमने कहीं पे भी कमिट की बात तो की ही नहीं ना, तो वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए
यस डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं बना है किसी से तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं, हालांकि ये टॉपिक ये पॉइंट मैं कल भी बता सकता था, बट मैंने क्वेश्चन का वेट किया कि भाई क्वेश्चन आ जाए तो एग्जैक्टली फॉर्मेशन अगर ऐसा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, वी कैन से दैट कि दैट वुड बी द समथिंग न्यू जो 2017 में पूछा। 2017 के पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था और 2017 के बाद भी कभी नहीं पूछा, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी जो पूछी थी उन्होंने, बट हालांकि इतनी टफ नहीं थी, इतनी टफ नहीं थी। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन दैट कंडीशन। देखिए आपको एक ट्रांजैक्शन T1 दिया हुआ है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स, दिस इज अ ट्रांजैक्शन T2 दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेटमेंट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ठीक है RIV जो डिनोट कर रहा है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन TI लिखा हुआ है ऑन अ वेरिएबल V, WI डिनोट कर रहा है राइटिंग ऑपरेशन बाय द ट्रांजैक्शन T1 ऑन अ वेरिएबल B, the total number of conflict serializable schedule that can be formed by T1 and T2, total number of conflict serializable schedules, total number of conflict serializable schedule कितने बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, सॉल्व करने का तरीका हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट्स सी दैट पॉइंट हियर व्हाट वी कैन डू। तो देखिए सबसे पहला काम अगर हम यहां पे देखें तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, यस नाउ सी ट्रांजैक्शन T1 में कितने स्टेटमेंट है सर, 4 स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन T1 में। ट्रांजैक्शन T2 में कितने स्टेटमेंट है सर, 4 स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होंगे, वी कैन से दैट कि देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल, है ना, जितने भी शेड्यूल्स बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल शेड्यूल है, उनमें से कुछ शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, कुछ शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होंगे। तो कैन वी से दैट पॉइंट कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल is equal to number of CS plus number of non CS plus number of नॉन CS। अरे भैया टोटल जितने भी शेड्यूल होंगे उनमें से कुछ शेड्यूल जो होंगे वो आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे और कुछ शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होंगे। मतलब देयर आर सम शेड्यूल दे आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड देयर आर सम शेड्यूल दे आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो कुछ है जो CS है, कुछ है जो CS नहीं है ना, यही होगा। तो सबसे पहले निकाल लेता हूं कि टोटल शेड्यूल कितने बन सकते हैं। सर इसका फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कि टोटल शेड्यूल्स कितने होंगे। क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ट्रांजैक्शन T1 इज 4 प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ट्रांजैक्शन T2 इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल फैक्टोरियल। चलिए सो इट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 70। मींस व्हाट टोटल 70 शेड्यूल्स आर पॉसिबल। भैया टोटल 70 शेड्यूल पॉसिबल है। अब उन 70 में से कुछ CS है और कुछ नॉन CS है। अच्छा सर नॉन CS कौन से होंगे, नॉन CS वो वाले शेड्यूल्स होंगे जिनके प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल बनेगी। अच्छा अगर सर मैं जिनके प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल बन रही है वो वाले शेड्यूल निकाल लेता हूं और इसमें से माइनस कर देता हूं तो बचे हुए CS आ जाएंगे। यस बचे हुए CS आ जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे अप्लाई करना है, यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया 70। अब देखिए नॉन CS कैसे निकालेंगे कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कितने शेड्यूल है। तो ध्यान से देखिएगा आप, है ना, ध्यान से देखिएगा। आपके पास बेटा ये शेड्यूल दिया था, यस सर, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T2, ठीक है। अब देखो यहां रीड X राइट X है, यस, देयर इज अ रीड Z राइट Z, यस। इनसे कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एज होगी क्या, नहीं सर, दोनों डिफरेंट डेटा आइटम है, कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग एज बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो बेटा कॉन्फ्लिक्टिंग जो एज है वो किसके बनेगी, सर ये जो रीडिंग राइटिंग Y है ना, अगर इनका कोई नॉन सीरियल ऐसी इंटरलिविंग बन जाती है कि जहां T1 से T2 और T2 से T1 एज आ जाती है तो साइकिल बन जाएगा, तो वो नॉन CS हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमें इनको कुछ इसी तरीके से अरेंज करना है। चलिए
मैंने क्या किया, सी द पॉइंट, मैंने क्या किया, मैंने T2 का जो राइटिंग ऑपरेशन है ना बेटा, राइट वाई, ये यहां लिख दिया, ठीक है सर, राइट वाई, क्लियर। अब ये जो रीड है, अगर T2 यहां राइट वाई कर रहा है, इस राइटिंग के पहले अगर T1 रीडिंग वाई कर दे और इस राइटिंग के बाद अगर T1 राइटिंग वाई कर दे, है ना, लाइक दैट, इस तरीके से अगर कुछ करे तो कैन वी से दैट देयर इज अ साइकिल। देखिए यहां से यहां एक एज आ जाएगी और यहां से यहां एक आ जाएगी, तो अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट हुए तो साइकिल बनेगी या नहीं बनेगी, टेल मी। रीड से राइट, राइट से राइट, साइकिल बन जाएगा, यस सर बन जाएगा। तो बेटा हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये जो है ना, इसकी पोजीशन फिक्स कर दी, इस स्टेटमेंट की, ठीक है सर। सर यहां राइट वाई लिखा है सर, इसके पहले सर रीडिंग है, हाँ तो रीडिंग यहां आ जाएगा ना, और सर इसके बाद दो स्टेटमेंट है, रीड जेड राइट जेड। सर हम इन स्टेटमेंट में कुछ भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, ये इसी ऑर्डर में होंगे, रीड राइट, बट कभी भी हो सकते हैं, एनी नॉन सीरियल इंटरलीविंग। तो देखिए रीड वाई राइट वाई, इसके बाद क्या करना है, रीड जेड राइट जेड, तो रीड जेड राइट जेड। सर आपने ये पोजीशन क्यों फिक्स करी, क्योंकि बेटा मुझे साइकिल बनानी है ना, ये रीड इसके पहले होना चाहिए और ये राइट इसके बाद होना चाहिए, तो अगर मैं इसकी पोजीशन फिक्स करूंगा वो ही साइकिल बनेंगी, और ये सारे शेड्यूल नॉन सीएस होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये राइटिंग वाई था, ये रीडिंग वाई था, और इसके पहले रीड और राइट एक्स पे है, रीड एक्स इज देयर एंड राइट एक्स इज देयर। तो ये सारे स्टेटमेंट हमने जमा लिए। बेटा स्टेटमेंट्स को शफल नहीं करना है, स्टेटमेंट्स का ऑर्डर फिक्स है। देखो रीड राइट, रीड राइट, जिस ऑर्डर में यहां दिए हैं मैंने वही ऑर्डर लिया है, बस मैं उसकी इंटरलिविंग जो एग्जीक्यूशन है, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कहीं पे भी कर सकता हूं, बट मैं स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता, कभी भी, हमेशा ध्यान रखिएगा, यू कांट चेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट, यू कैन यूज एनी नॉन सीरियल इंटरलिविंग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं बेटा, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि जहां राइट वाई की पोजीशन फिक्स करनी है, बाकी सारे स्टेटमेंट की पोजीशन तो फिक्स नहीं करनी ना, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये जो इस राइट वाई के पहले ये जो रीड वाई स्टेटमेंट है बेटा, ये ऐसा हो सकता है कि ये सबसे पहले आ जाए, मतलब सबसे पहले T2 का रीड वाई हो, फिर यहां रीड एक्स हो, राइट एक्स हो, रीड वाई हो, फिर ये राइट वाई हो, फिर इधर राइट वाई हो, तो ये क्या होगा, नॉन सीएस होगा। ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग वाई स्टेटमेंट पहले T1 रीड एक्स करे, फिर ये रीड वाई करे। ये भी हो सकता है कि पहले T1 रीड एक्स राइट एक्स करे, फिर ये रीड वाई करे। और ये भी हो सकता है कि पहले T1 ये तीनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे और फिर ये रीड वाई हो। मतलब यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 वेज आर देयर। मतलब इस रीड वाई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के 4 तरीके हैं। या तो सबसे पहले कर लो, उसके बाद T1 के 3 स्टेटमेंट करो, ये फिक्स्ड है, तो इसके ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए ये फिक्स्ड है। या फिर आप इस रीड एक्स के बाद इसको करो, या फिर इन दोनों रीड एक्स राइट एक्स के बाद करो, या फिर इन तीनों के बाद करो। इन सभी केसेस में ये रीड से राइट की एज जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, और इस फिक्स्ड लाइन के नीचे भी तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हाँ बेटा, ये राइट वाई जो है ये हो सकता है कि इस रीड जेड राइट जेड के पहले हो जाए, या फिर इन दोनों के बीच में हो जाए, या फिर सबसे आखिरी में, मतलब ये रीड राइट हो उसके बाद ये राइट हो, तो भी एक एज इधर से इधर तो जाएगी ना। तो यहां कितने वे हो गए, 3 वेज हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा, 4 into 3, हाउ मच, 12। सो ये सारे के सारे नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ये सारे के सारे नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। इतना पॉइंट क्लियर है, ये सारे के सारे नॉन सीएस है। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को, एक बार बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है। हमने ये राइट वाई की पोजीशन को फिक्स रखा, उसके ऊपर कितने शेड्यूल्स बन सकते हैं, मतलब उसके ऊपर कितने वेज हो सकते हैं स्टेटमेंट्स को लिखने के, उसके बाद में कितने वेज हो सकते हैं स्टेटमेंट को लिखने के, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। 12 वेज आर देयर, 12 वेज आर देयर। So is it clear? Is it clear? Is it clear? Is it clear? चलिए, अब सर क्या सारे नॉन सीएस निकल गए? तो बेटा ये हमने कैसे साइकिल देखी, कि T1 से T2 गए और फिर T2 से T1 आए। एक और तरीका यहां पे हो सकता है, क्या हो सकता है सर,
अगर मैं T1 का जो राइट वाई है इसकी पोजीशन को फिक्स करता हूं, जैसे पहले मैंने इसकी राइट वाई की पोजीशन फिक्स करी, अब मैं इसके राइट वाई की पोजीशन को फिक्स करता हूं, ठीक है। इसके पहले यहां अगर रीडिंग वाई आता है और इसके बाद राइटिंग वाई आता है तो भी तो साइकिल बनेगी। बिल्कुल सर, यहां पे भी साइकिल बनेगी 100%, यहां भी साइकिल बनेगी। तो भैया इस केस में भी सारे स्टेटमेंट्स को लिख के देख लो, क्योंकि ये भी नॉन सीएस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नॉन सीएस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नॉन सीएस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये सर, अब ये नॉन सीएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? लेट्स सी हियर T1 में राइट वाई के पहले, T1 में राइट वाई के पहले कितने स्टेटमेंट है सर? T1 में राइट वाई के पहले तो सारे ये स्टेटमेंट आ गए सर, लिख दो, रीड एक्स, राइट एक्स, रीड वाई, है ना। और T2 में रीड वाई, राइट वाई, उसके बाद रीड जेड, राइट जेड। सो बेटा यहां पे रीड जेड है और फिर राइट जेड है, ठीक है। साइकिल फिक्स है, आपकी साइकिल बन रही है, ठीक है। अब हम यहां पे क्या देख लें, इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, यस सर, इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया। तो ये रीड वाई कहां हो सकता है? या तो सबसे पहले, या इसका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद, या इसके 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद, या फिर इसके 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद। फोर्थ वाले के बाद नहीं लिखना है क्योंकि साइकिल नहीं बनेगी, नहीं तो ये फिक्स है। तो इसके पहले इसके 4 वेज हो गए बेटा। और सर इसके बाद में T1 में तो एक भी स्टेटमेंट नहीं है सर, तो फिर यहां पे तो 1 वे ही पॉसिबल है, मतलब इन सभी को ही एग्जीक्यूट करना है ना। इधर T1 T2 में कोई भी इंटरलिविंग होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि T1 में कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। तो बेटा यहां पे तो सिर्फ एक ही वे है, 1 वे, ठीक है। सो हाउ मच इट इज? 4 into 1, हाउ मच? 4। तो सर ये 12 नॉन सीएस थे प्लस 4 वो है, तो टोटल कितने नॉन सीएस हो गए? 16 नॉन सीएस हो गए सर। 70 टोटल शेड्यूल्स थे, तो 70 में से क्या करें हम? 70 में से 16 को माइनस कर दें, यस। कितना बचा बेटा? 54। तो 54 जो होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे? दैट इज CS। सो 54 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर देयर एंड दैट वुड बी योर आंसर। बेटा ऑर्डर, आयुष मैंने कहा है ना, ऑर्डर चेंज नहीं करना है बेटा। ये जिस ऑर्डर में आपको स्टेटमेंट लिखे हैं ना, यहाँ पे मैंने उसी ऑर्डर में लिखे हैं। जो ऑर्डर इस क्वेश्चन में दिया था मैंने वही ऑर्डर लिया है। मैंने सिर्फ ये पोजीशन इसलिए फिक्स करी ताकि साइकिल बने, ठीक है। तो 16 ऐसे हमें शेड्यूल्स मिले जिनमें साइकिल बनी, तो सर बाकी सब में नहीं बनेगी, तो 70 - 16। अब जिनमें भी नहीं बनेगी वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गए, वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गए। क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा ये थॉट प्रोसेस लाने के लिए क्या प्रैक्टिस करना है? तो देखो एग्जैक्टली होता क्या है, हमसे पूछा था सिंपल सा CS कितने होंगे, तो CS कितने होंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो भैया टोटल में से माइनस कर दिए, तो पता चल गया CS कितने होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन में इस पे और करवाता हूं, जो कि नॉट रिलेटेड टू दैट। अच्छा चलिए मुझे याद दिलाइएगा, एंड में एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, या चलिए अभी कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं उसको, है ना, फिर भूल गए तो। ये क्लियर है बेटा? आज क्लास लेट स्टार्ट हुआ था, 7:10 करीबन, हाँ 7:10 पे ही स्टार्ट हुई थी क्लास, है ना। 5 नोटिफिकेशन तो मैंने उसमें डाला था, मैसेज चैट में भी डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, है ना। तो क्लास लेट स्टार्ट हुआ है आज, क्योंकि ड्यू टू सम इशू तो क्लास लेट स्टार्ट हुई है। चलिए लेट्स सी। देखिए आपको एक शेड्यूल दिया है ना,
इज नॉट गेट क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। देखिए क्या है, देयर इज अ शेड्यूल T1 T2, दो ट्रांजैक्शन दिए हुए, ठीक है। देयर इज अ रीड एक्स ऑपरेशन, राइट एक्स ऑपरेशन, है ना, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन T1 है वो रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर रीड वाई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड देयर इज अ कमिट ऑपरेशन, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अ रीड एक्स, राइट एक्स, there is a read x write x, okay. Now there is a read z and commit, ठीक है, got it. So my question is how many recoverable schedule is possible? How many recoverable schedule is possible? 70 minus 16, 46 नहीं होगा बेटा? क्या 46, क्या किसका आंसर दिया राहुल तुमने? 70, अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो 70 माइनस 16 54 ही होगा। चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा बेटा, हाउ मेनी रिकवरेबल शेड्यूल्स आर देयर। तो अगेन हमारा दिमाग कैसे चलना चाहिए सर, टोटल शेड्यूल्स जो होंगे, मतलब जितने बन सकते हैं सर, उनमें से कुछ रिकवरेबल होंगे, कुछ इररिकवरेबल होंगे। एग्जैक्टली कुछ रिकवरेबल होंगे, कुछ इररिकवरेबल होंगे। यस सर यू आर राइट, देयर आर सम रिकवरेबल, देयर आर सम इररिकवरेबल। अच्छा सर हम डायरेक्टली बिना इसका कैलकुलेशन करे डायरेक्टली रिकवरेबल निकाल सकते हैं? हाँ वो भी कर सकते हो। या अगर आपसे पूछा है हाउ मेनी रिकवरेबल शेड्यूल्स आर देयर, हाउ मेनी इररिकवरेबल शेड्यूल्स आर देयर, तो दोनों में से कोई एक निकाल लो, दूसरी टर्म ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। कैसे? तो टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, तो अब देखिए यहां T1 में कितने स्टेटमेंट है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट इन T1, टेल मी हाउ मेनी स्टेटमेंट इन T1? दोनों में 12-12 कहां है भाई, एक में 12 था और एक में 4 था ना, एक में 12 था और एक में 4 था, तो 12 प्लस 4 16 लिखा तो था मैंने। कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो आप देखिए अमितेश यही गलती हम लोग कर जाते हैं बेटा, यही गलती हम लोग कर जाते हैं। 1 2 3 एंड कमिट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट 4, तो 4 लेंगे, ठीक है। जब भी कमिट भी आएगा ना तो वो भी तो स्टेटमेंट है, वो भी तो कर रहे हैं ना, तो 4 1 2 3 4 4 4, दोनों में 4 4 है, दोनों में 4 4 है। तो 4 प्लस 4, ये गलती अगर कोई भी करते हैं बेटा तुम ना करें, तो 4 प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स बेटा हो गए 70, इसमें से कुछ रिकवरेबल है और कुछ इररिकवरेबल है, कुछ रिकवरेबल है कुछ इररिकवरेबल है। अब सर नंबर ऑफ इररिकवरेबल शेड्यूल कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इन स्टेटमेंट्स को हमें करना है। देखो अब क्या हो सकती है सर, दो पॉइंट हो सकते हैं सर। यहाँ पे T1 भी रीड राइट कर रहा है X पे, T2 भी रीड राइट कर रहा है X पे, तो ये भी हो सकता है कि पहले T1 वाला राइट कर दे, उसके बाद T2 वाला रीड करे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो T2 जो है वो T1 पे डिपेंड करता है, हाँ T2 T1 पे डिपेंड करता है। अब अगर T2 का जो कमिट है, वो T1 के कमिट के पहले हो गया, तो ये बन गया इररिकवरेबल, अब देखिए इसी लॉजिक पे मैं इन स्टेटमेंट्स को ऐड करूंगा, T1 T2। अब मुझे डिपेंडेंसी देनी है कि T1 लिखे उसको T2 पढ़े, देखिएगा ठीक है सर। रीड एक्स मतलब ये जब तक बेटा राइट नहीं करेगा, ये जब तक राइट नहीं करेगा T2 को रीड नहीं करवाना है। तो सर इसने राइट कर लिया, यस इसने राइट कर लिया, आप T2 रीड कर सकते हैं क्या? हाँ, नाउ T2 कैन रीड, ठीक है सर। अब इसके अलावा स्टेटमेंट कौन से हैं, तो सर इसके अलावा जो T1 में स्टेटमेंट बचे हैं वो रीड वाई बचा है और कमिट बचा है। अब देखिए इररिकवरेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, इधर के स्टेटमेंट कौन से हैं सर, राइट एक्स है और सर रीड जेड है। अब बेटा इसके लिए क्या होना चाहिए, जो C2 है ना वो पहले होना चाहिए, C1 बाद में होना चाहिए, C1 इस पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, C1 बाद में होना चाहिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां हम पोजीशन किसकी फिक्स करें, इस C1 की, मतलब C1 सबसे लास्ट में होगा,
तो हम इसको इररिकवरेबल कह सकते हैं, यस। और ये राइटिंग जो है ये पहले होना चाहिए, ये राइटिंग जो है ये पहले होना चाहिए। इतना क्लियर है? तो सर इसने राइट किया, इसका अपडेटेड डेटा इसने रीड किया और इसने पहले कमिट कर दिया, उसके बाद ये कमिट कर रहा है, मतलब कि ये जो शेड्यूल है बेटा ये इररिकवरेबल है, ये इररिकवरेबल है। तो ये रीड इसके पहले नहीं जाना चाहिए। अगर ये रीड इसके पहले चले गया तो इररिकवरेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही रीड कर चुका है। तो डिपेंडेंसी बनानी है तो ये पोजीशन फिक्स कर दी, और ये जो C1 कमिटमेंट है ना ये C2 के बाद आना चाहिए, तो इसकी पोजीशन फिक्स कर दी। तो इन दोनों के बीच में इसके क्या हुआ, इसके और इसके, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यस। सो ये रीडिंग इसके पहले हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये इन दोनों के बीच में हो सकती है, यस। ये इसके बाद हो सकती है, यस। ये इसके बाद हो सकती है, यस। ये इस कमिट के बाद हो सकती है, यस। सो हाउ मेनी वेज आर देयर? 5 वे, 5 वेज। ये इररिकवरेबल है, ये इररिकवरेबल है। सर इररिकवरेबिलिटी ऐसे भी तो हो सकता है अगर T1 T2 पे डिपेंड करे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो सर T2 से पहले राइट करवा दो, T1 से रीड करवा दो, ठीक है। तो बेटा T2 के राइट करने के लिए पहले उसको रीड करना पड़ेगा, है ना, मतलब देयर इज अ रीड x, राइट x। सर उसी के बाद T1 रीड करेगा, बिल्कुल उसी के बाद T1 रीड करेगा, तभी डिपेंडेंसी आएगी। अच्छा इसकी पोजीशन फिक्स कर देता हूं मैं, हाँ इसकी पोजीशन फिक्स कर दे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बाकी स्टेटमेंट क्या है, T1 के स्टेटमेंट कौन से, राइट x रीड बाय C1, राइट x रीड बाय C1, ये स्टेटमेंट है। अब सर अगर T1 T2 पे डिपेंड करता है और T1 पहले कमिट कर लेता है ना सर, तो इररिकवरेबल होता है। चलिए तो C2 की पोजीशन फिक्स कर देते हैं कि इसको बाद में कमिट करता है, ठीक। इन तीनों के बीच में एक स्टेटमेंट और है, दैट इज रीड Z, बिल्कुल। व्हाट वी कैन से, सो सर यहां जो होंगे ये रीड जो है ये इसके पहले हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। हाउ मेनी वेज आर देयर, सो 5 वेज आर देयर, 5 वेज आर देयर, 5 वेज आर देयर। सो 5 यहां पे है और 5 यहां पे है, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो 70 is equals to R plus 10, so the value of R is 60. 60 recoverable schedules are there, 60 recoverable schedules are there। तो अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर ऐसे सोचना है, ठीक है। तो सिर्फ हमें डेफिनेशन को लेके और उसको अप्रोच करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल था तो उसकी डेफिनेशन से अप्रोच किया, रिकवरेबल के बारे में पूछा है तो उसकी डेफिनेशन से अप्रोच किया। हाँ जतिन, क्वेश्चंस जो हो जाएंगे ना, हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्लास आज हम लोग का लेट स्टार्ट हुआ है, वैसे तो हो जाने चाहिए, तो उसके बाद इंडेक्सिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। बेटा इसको सॉल्व करो तो 70 आ जाएगा। हाँ मुस्कान, यू कैन डू दैट बेटा, जैसे इररिकवरेबल निकाले हैं आप डायरेक्टली रिकवरेबल भी निकाल सकते हो, तो फिर ये यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 60 रिकवरेबल आ जाएंगे, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आज बेटा हम लोग अभी फिलहाल तो क्लास में कोई ब्रेक लेंगे नहीं, अगर लगेगा तो 9 PM पे एक 5-10 मिनट का ब्रेक लगेगा अगर आप लोगों को तो ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे 9 बजे से, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप 10:30 तक चाहते हैं तो ठीक है, 11 तक चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 10:30 तक तो क्लास होगा ही होगा एज पर अवर शेड्यूल। और अगर आपको लगता है कि सर 11 तक ले लो सर, तो 11 तक कर लेंगे, और अगर आपको लगता है नहीं सर 10:30 तो 10:30 तो टाइम है ही सही, ठीक है। चलिए okay, so we'll back to
our question number 5. Which one of the following is not a part of asset property of a database transaction? इनमें से कौन सा डेटाबेस ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी नहीं है? तो भाई ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी. बट ये बोल रहा है डेडलॉक फ्री. नहीं, डी डेडलॉक फ्री के लिए नहीं होता है, तो डी इज योर आंसर. Okay, now see the question number 6. Now see the question number 6. Consider the following two-phase locking protocol. Suppose a transaction T access a certain set of objects. This would be done in this particular manner. पहला क्या बोल रहा है? Acquire all the locks on the object in increasing order. मतलब सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले जितने भी लॉक है सारे के सारे लॉक लगाओ. जितने भी लॉक है सारे के सारे लॉक लगाओ. फिर क्या करो? फिर ऑपरेशन परफॉर्म करो. पहले सारे लॉक लगाए, फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद लॉक को रिलीज किया. सो कैन वी से दैट इट इज काइंड ऑफ अ कंजर्वेटिव 2PL. भाई पहले सारे लॉक लगा दिए, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और फिर लास्ट में लॉक्स को रिलीज करना है. सो कैन वी से दैट इट गिव्स द गारंटी ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी एज वेल एज बिना डेडलॉक के, एज वेल एज बिना डेडलॉक के, है ना? क्योंकि कंजर्वेटिव 2PL है तो सीरियलाइजेबिलिटी तो होगी ही होगी और डेडलॉक भी नहीं होता, डेडलॉक भी नहीं होता. सो व्हाट वी कैन से इट गिव्स द गारंटी ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी एंड विदाउट डेडलॉक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ऑल्सो द वेरी इजी क्वेश्चन और इवन हम बोलेंगे सिंपली डेफिनेशन लिखी हुई है. तो इस टाइप के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं. क्या क्वेश्चन पूछा है? Suppose a database schedule S involve transaction T1 to Tn. Construct the precedence graph S with vertex representing the transaction and edges representing the conflicts. Now we know that ki F is a serializable. Which one of the following ordering of vertex in the precedence graph gives the guarantee of a serial schedule? जो हमें serial schedule देगा, कौन देता है? Topological sort या टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, है ना? हम यही करते हैं. जो हम ग्राफ बनाते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, उस प्रेसिडेंस ग्राफ का क्या करते हैं? टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालते हैं. वो हमें सीरियल शेड्यूल दे देता है. तो सिंपली योर आंसर इज ए. ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन आपको एक शेड्यूल दिया है बेटा. इस शेड्यूल में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं. ठीक है. अब देखिए यहां पे A1 A2. A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो इट रिप्रेजेंट द अबॉर्टेड बाय द ट्रांजैक्शन, है ना? अगर कोई ट्रांजैक्शन, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कमिट करता है, हमने जनरली कमिट ही सुना है. अबॉर्ट का मतलब क्या है? कि वो कमिट नहीं करते हुए खुद उस ट्रांजैक्शन को बंद करते, तो उसको हम कहते हैं अबॉर्ट. ठीक है. कमिट का मतलब है कि उसने जो भी किया था परमानेंट सेव किया और बंद किया. और एबॉर्ट का मतलब है कि वो खुद उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म नहीं करना चाहता, उसने उस ट्रांजैक्शन को किल कर दिया. ठीक है. सो एबॉर्ट इज नॉट वी कैन से दैट इज नॉट लाइक अ फेलियर. फेलियर क्या होता है? अनसर्टेन होता है, या फिर हम बोलते हैं कि फेलियर जो होता है वो जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी मर्जी से नहीं होता ना. किल उसकी मर्जी से होता है, एबॉर्ट उसकी मर्जी से होता है, ऐसा. तो देखिए हम शेड्यूल बना लेते हैं पहले तो सबसे कि भाई शेड्यूल क्या और किस तरीके का हमें दिखेगा. सो दिस इज शेड्यूल, दिस इज अ ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T2, redex operation performed by transaction T2, then read 1 by transaction T1, then read Y, then write X by T1, then read Y by T1. ठीक है. Then write X by T2, ठीक है. Then A1 ट्रांजैक्शन ने एबॉर्ट कर दिया, then A2 ट्रांजैक्शन ने एबॉर्ट कर दिया. पहले A1 ने किया फिर A2 हुआ, है ना? पहले T1 हुआ फिर T2 हुआ. ठीक. Which one of the following statement about the schedule is true? कौन सा स्टेटमेंट भाई इनके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही है. ठीक है. सो देखिए ये ट्रांजैक्शन बेटा राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है,
ये ट्रांजैक्शन राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है डेटा आइटम पे, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम पे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रिक्ट की डेफिनेशन क्या कहलाती है बेटा? स्ट्रिक्ट की डेफिनेशन ये कहलाती है कि अगर T2 को रीडिंग राइटिंग कुछ भी करना है, अगर उसके पहले T1 ने राइटिंग किया है तो इट शुड बी डन ऑन अ कमिटेड और एबॉर्टेड कंटेंट। तो इस राइटिंग के पहले क्या ये कमिट हुआ? नहीं। इस राइटिंग के पहले क्या ये एबॉर्ट हुआ? नहीं। मतलब ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो नहीं है, ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो नहीं है, तो ये स्ट्रिक्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट कब होता? जब इस राइटिंग के T2 की राइटिंग के पहले T1 या तो कमिट कर जाता या फिर एबॉर्ट कर जाता। T1 एबॉर्ट कर रहा है लेकिन इसके पहले तो नहीं कर रहा ना, तो ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो नहीं है, ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो नहीं है। क्या ये रिकवरेबल है? क्या ये रिकवरेबल है? तो रिकवरेबल के लिए बेटा हम लोग देखते हैं, रिकवरेबल के लिए हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग रिकवरेबल के लिए देखते हैं कि कोई भी रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे कहीं पे भी ऐसा कोई रीडिंग ऑपरेशन नहीं है जो किसी का अपडेटेड डेटा रीड करता है, ऐसा कोई भी रीडिंग ऑपरेशन है ही नहीं। मतलब यहां पे RAW डिपेंडेंसी नहीं है, और अगर RAW डिपेंडेंसी नहीं है, RAW डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो वो शेड्यूल तो रिकवरेबल हो ही जाएंगे ना। सो इट इज रिकवरेबल, इट इज रिकवरेबल। तो ये रिकवरेबल है, ये रिकवरेबल है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं तो पहला वाला भी फॉल्स हो गया, इट इज नॉन रिकवरेबल, भाई ये भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एस इज रिकवरेबल, हाँ रिकवरेबल है, लेकिन ये बोल रहा है बट इट हैज अ कास्केडिंग एबॉर्ट। अब देखिए कास्केडिंग एबॉर्ट का मतलब क्या होता है? कास्केडिंग एबॉर्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन T1 अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन T1 अगर एबॉर्ट होता है और इसकी वजह से अगर ट्रांजैक्शन T2 एबॉर्ट होता है तो उसको हम कास्केडिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम स्टेटमेंट खुद लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग A1 एंड वी आर राइटिंग A2, मतलब T1 खुद एबॉर्ट कर रहा है अपने आप को, T2 खुद एबॉर्ट कर रहा है अपने आप को, T1 की वजह से T2 एबॉर्ट नहीं हो रहा, तो कास्केडिंग नहीं है, ठीक है, कास्केडिंग नहीं है। जैसे हमने कास्केड रूल में क्या बोला था कि ट्रांजैक्शन T1 फेल होता है एंड टू अचीव रिकवरेबिलिटी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम बाकी के सारे ट्रांजैक्शन को भी रोल बैक करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर बाकी सारे रोल बैक होते हैं तो वो कास्केडिंग है। तो सिमिलरली अगर ये T1 एबॉर्ट हो और इस वजह से T2 एबॉर्ट हो, है ना, तो उस केस में क्या होता है, यहां पे A2 लिखा हुआ नहीं होता, ये एबॉर्ट होता, फिर हम देखते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी इस पे है क्या, यस सर है, तो हमें इसे भी एबॉर्ट करना पढ़ेगा, तो कास्केडिंग है। लेकिन अगर आप खुद A1 A2 लिख देते हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप खुद ये काम कर, T1 कर रहे हैं यार बंद कर दो इसको, और दूसरा आया उसने क्या किया T2 को बंद कर दिया, वो खुद कर रहे हैं ना, तो कास्केडिंग नहीं है। तो ऑप्शन बी इस वजह से गलत है। So we can say that C is the correct answer as does not have a cascading abort, as does not have a cascading abort, ठीक है। तो cascading abort नहीं है। Got it? चलिए now see the other question, yes, so ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग टू बैंकिंग अकाउंट, एक्स का डेटा रीड हो रहा है, फिर उसमें से 50 माइनस हुआ, राइट कर दिया, और जो यहां से 50 माइनस हुआ वो यहां पे y में 50 प्लस कर दिया। द कंस्टेंट दैट द सम ऑफ अकाउंट एक्स वाई शुड रिमेन कांस्टेंट, दो अकाउंट का सम मतलब बिफोर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन दोनों के अकाउंट का जो सम है वो सेम है, तो ये क्या कहलाता है, ये कंसिस्टेंसी कहलाता है। सो बी इज योर आंसर, ये कंसिस्टेंसी कहलाता है। मुस्कान कास्केडिंग एबॉर्ट की बेटा कंडीशन वही है ना, अगर RAW डिपेंडेंसी है, एक ट्रांजैक्शन था, है ना, मैं ट्रांजैक्शन हूं, मैं यहां पे काम कर रहा हूं, आप इसको रीड कर रहे हो, आप इसको रीड कर रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अगर इसको एबॉर्ट किया तो आपकी डिपेंडेंसी मेरे पे थी, तो आपको भी एबॉर्ट करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, मेरी वजह से,
है ना, मेरी वजह से मैं क्लास बंद करता हूं तो आपको भी एप्लीकेशन लाइव ऐप बंद करना पड़ेगी। दैट इज कास्केडिंग अबॉट, दैट इज कास्केडिंग अबॉट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं चलो यार आज इतना काफी है, अब मैं थक गया हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा और मैं चले जाता हूं, मतलब मैंने इस क्लास को अबॉट कर दिया, तो आपको भी ऐप बंद करनी पड़ी, तो आपने भी अबॉट किया, तो दैट इज कास्केडिंग अबॉट। हाँ, अब आपकी डिपेंडेंसी मेरे पे नहीं है, आपकी डिपेंडेंसी मेरे पे नहीं है, मैं मेरी मर्जी से क्लास चला रहा हूं, आप लाइव ऐप चला रहे हो बट मेरी क्लास नहीं देख रहे। अब मैंने मेरी क्लास बंद कर दी, आपने लाइव ऐप बंद कर दी, लेकिन आपने मेरी वजह से बंद नहीं करी, आपकी इच्छा थी तो आपने बंद कर दी, तो वो कास्केडिंग नहीं है। अंशुल T2 की लास्ट स्टेटमेंट बेटा रीड एक्स होती, ठीक है, तो कास्केडिंग अबॉट होता, लेकिन T2 में A2 अगर नहीं लिखा होता तो, A2 नहीं लिखा होता तो, ठीक है। चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेक पॉइंट एल्गोरिथम, है ना बेटा, ये क्वेश्चन चेक पॉइंट एल्गोरिथम पे बेस्ड है। तो अब हम पहले सबसे चेक पॉइंट एल्गोरिथम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है।